नमस्कार, मैं निशांत शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम उत्पादन तथा लागत के बारे में सीखेंगे। उत्पादन तथा लागत श्रृंखला की ये पहली वीडियो है, भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं उत्पादन की अवधारणा से। सबसे पहले उत्पादन के भाग 1 में हमें क्या क्या सीखना है, ये हम एक बार देख लेते हैं। हमें सीखना है उत्पादन फलन के बारे में, दीर्घकाल व अल्पकाल के बारे में, उत्पादन की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में जिनमें कुल उत्पादन, औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन शामिल है। इस भाग में हम ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती उत्पाद नियम के बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में हम पैमाने के प्रतिफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन एवं उत्पादन फलन की। उत्पादन फलन को समझने से पहले जरूरी है यह समझना कि उत्पादन से हमारा क्या अभिप्राय है। उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुएं निर्मित होती हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्पादन क्या है, उत्पादन उत्पादित वस्तुओं को लाने की अस्तित्व में लाने की एक प्रक्रिया है और उत्पादन फलन उस प्रक्रिया को एक संबंध के रूप में व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन का मतलब है जब आपको एक तकनीक दी गई हो, उस तकनीक के अंतर्गत आप कितनी आगतें डालेंगे और आपको कितनी निर्गत प्राप्त होगी। इन आगतों और निर्गतों के बीच जो फलनात्मक संबंध है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्पादन फलन एक फलनात्मक या तकनीकी संबंध है, जैसा कि आप नीचे समीकरण में भी देख सकते हैं, जहां पर x की मात्रा एक फलन है, एक फंक्शन है, दो अलग अलग आगतों का। यह दो अलग आगतें श्रम और पूंजी है, जिनको आप L और K शब्दों से इंगित कर सकते हैं। उत्पादन करने के लिए आप अलग अलग आगतों अथवा साधनों का इस्तेमाल करते हैं। श्रम, पूंजी, भूमि, इनमें से कुछ मुख्य कारक या साधन है जिनका इस्तेमाल करके आप उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उत्पादन फलन दो तरह का हो सकता है। या तो आप बात कर सकते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन की, या आप बात कर सकते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की। किंतु अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समझने से पहले जरूरी है अल्पकाल और दीर्घकाल को समझना। अल्पकाल से हमारा अभिप्राय समय की ऐसी अवधि से है जो कारकों को अथवा साधनों को बदलने के लिए आवश्यक समय से कम होती है। अर्थात अल्पकाल के अंदर कुछ साधन होंगे स्थिर एवं कुछ साधन होंगे परिवर्तनीय। अल्पकाल समय की एक छोटी या बड़ी अवधि नहीं है। अल्पकाल और दीर्घकाल का अंतर हम कैलेंडर वर्ष या महीनों के आधार पर नहीं करते हैं। अल्पकाल समय की वो अवधि है जिसके अंदर सभी साधन परिवर्तनीय नहीं होते हैं। जबकि अगर दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल समय की एक ऐसी अवधि है जिसमें फर्म अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने सभी साधनों अथवा कारकों को बदल सकती है। तो इसीलिए अल्पकाल और दीर्घकाल से जुड़ी यह महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि अल्पकाल और दीर्घकाल का भेद महीनों या कैलेंडर वर्ष से परिभाषित नहीं होता। यह भेद या अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साधन और आगतें आप कितनी आसानी से किस समय में बदल सकते हैं। यदि आप अपने सारे कारक या सारे साधन बदल सकते हैं तो अर्थात आप दीर्घकाल में हैं, किंतु यदि कुछ कारक स्थिर हैं एवं आप केवल कुछ कारकों को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप अल्पकाल में हैं। इन्हीं दो कालों के आधार पर हमारे पास दो अलग उत्पादन फलन मौजूद हैं, जिसमें पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अगर बात करें अल्पकालीन उत्पादन फलन की, तो यह ऐसा उत्पादन फलन है जिसमें कुछ कारक परिवर्तनीय हैं लेकिन कुछ कारक स्थिर हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन के आधार पर आप परिवर्ती साधन के प्रतिफल के नियम प्राप्त करते हैं और दीर्घकालीन उत्पादन फलन एक ऐसा उत्पादन फलन है जिसके अंदर सभी कारकों अथवा आगतों को आप अपने सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं।
और इसीलिए दीर्घकाल में आपको पैमाने के प्रतिफल के नियम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अगर दीर्घकाल में आप कुछ कारकों को बदलना चाहे तो ये कुछ कारक आपके समस्त कारक हो जाएंगे। आप अपनी मशीनरी, आप अपने प्लांट, आप अपने भवन, आप अपने कच्चा माल, आप अपने बिजली एवं श्रमिकों को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ऐसी अवधि समय की दीर्घकालीन अवधि है। लेकिन जहां पर स्थिर कारकों जैसे मशीनरी, प्लांट, भवन को बदला नहीं जा सकता, किंतु कच्चा माल, बिजली अथवा साधारण श्रम को आप बढ़ा या घटा सकते हैं, तो इस स्थिति में आप अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में बात कर रहे हैं। अल्पकाल और दीर्घकाल से ही जुड़कर दो अलग कारक अस्तित्व में आते हैं, जिसमें पहले हैं आपके स्थिर कारक और दूसरे हैं आपके परिवर्ती कारक। अगर बात करें स्थिर कारकों की, तो स्थिर शब्द अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। अगर बात करें कारक जिनको अल्पकाल में आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ऐसे कारक जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे आप 0 इकाइयों का उत्पादन कीजिए, आप 10 इकाइयों का उत्पादन कीजिए अथवा आप 1000 इकाइयों का उत्पादन कीजिए, अगर मशीनरी की उत्पादन क्षमता को आपने अचीव नहीं किया है तो उस अवस्था के अंदर आपका मशीनरी जो कारक है वह स्थिर कारक माना जाएगा, क्योंकि यह उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बात करें परिवर्ती कारक की, तो यह एक ऐसा कारक है जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता जाता है। उदाहरणार्थ श्रम। यदि आप 0 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, 0 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, तो श्रम की आवश्यकता 0 है। किंतु जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे, आपको श्रमिकों की अधिक संख्या काम पर लगानी होगी। तो ऐसा कारक जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ खुद भी परिवर्तित हो जाए, उसे हम कहते हैं परिवर्ती कारक। लेकिन ऐसे कारक जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं स्थिर कारक। अब बात करते हैं उत्पादन की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। उत्पादन की 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में टीपी, औसत उत्पादन को एपी और सीमांत उत्पादन को एमपी से इंगित करेंगे। कुल उत्पाद को कुल भौतिक उत्पाद भी कहा जाता है। इसी तरह औसत उत्पाद को औसत भौतिक उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद को सीमांत भौतिक उत्पाद भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं उत्पादन की इन विभिन्न अवधारणाओं के बारे में, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुल उत्पाद क्या है, औसत उत्पाद क्या है एवं सीमांत उत्पाद क्या है। तो देखिए, जब स्थिर कारक की मात्रा के साथ आप परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को लगाते हैं, तो कुल उत्पादन का जो जोड़ है उसे हम कहते हैं कुल उत्पाद। नाम से ही स्पष्ट है, कुल उत्पाद। तो आपके कारखाने में, आपकी फैक्ट्री में, आपके फर्म में कुल उत्पादन का योग जो है उसी को कुल उत्पाद या कुल उत्पादन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जब आप स्थिर कारक के साथ श्रम की 1 इकाई लगाते हैं तो वह 10 इकाइयों का उत्पादन करता है। जब आप दूसरी इकाई लगाते हैं, दूसरा श्रमिक लगाते हैं, तो वह 12 इकाइयों का उत्पादन करता है। तीसरा श्रमिक 15 इकाइयों का उत्पादन करता है, चौथा श्रमिक फिर 12 इकाइयों का, पांचवा श्रमिक 10 इकाइयों का और छठा श्रमिक 6 इकाइयों का उत्पादन करता है। तो आपकी फैक्ट्री में या आपके कारखाने में कुल उत्पादन हुआ 65 इकाइयां। तो हमने क्या किया, सभी इकाइयों के उत्पादन को जोड़ दिया, उसका कुल योग ही आपका कुल उत्पादन है। अगर बात करें औसत उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं, तो यह परिवर्ती कारक के प्रति इकाई उत्पादन को इंगित करता है। अर्थात जब आप कुल उत्पादन को परिवर्ती साधन की इकाइयों से भाग देते हैं, तो आपको जो औसत प्राप्त होता है, उत्पादन का जो औसत आपको प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, औसत उत्पादन। उसके बाद हम बात करते हैं सीमांत उत्पादन की। देखिए, सीमांत उत्पादन उत्पादन में होने वाली, किस उत्पादन में, कुल उत्पादन में होने वाली शुद्ध वृद्धि है जब आप परिवर्ती कारक की इकाइयों को बढ़ाते हैं। यह शुद्ध वृद्धि कुछ खास परिस्थितियों में ऋणात्मक भी हो सकती है, किंतु
सामान्य परिस्थितियों में हम यह मान के चलते हैं कि कुल उत्पाद में होने वाली शुद्ध वृद्धि ही आपका सीमांत उत्पाद है। इसको ज्ञात करने के लिए हम कुल उत्पाद की वर्तमान इकाई से कुल उत्पाद की वर्तमान से पहले वाली एक इकाई को घटा करते हैं। आप समीकरण के तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि mp बराबर है tp ऑफ n माइनस tp ऑफ n माइनस 1। वर्तमान इकाई से जब आप उससे पहले वाली इकाई को घटाते हैं कुल उत्पादन की, तब आपको प्राप्त होता है सीमांत उत्पादन। तो परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन सीमांत उत्पाद होता है। इन तीनों अवधारणाओं को आगे हम तालिका के तौर पर भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आपको सामान्यतः औसत उत्पाद ज्ञात करना है तो ज्ञात करने का तरीका आपका वही रहेगा। आप कुल उत्पाद को श्रमिकों की संख्या से भाग कर देंगे, और यदि आपको सीमांत उत्पाद ज्ञात करना है तो आप कुल उत्पादन की वर्तमान इकाई से उसी उत्पादन की पहले वाली इकाई को घटा कर देंगे। अब जैसा कि हमने कहा कि कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद को हम एक तालिका की सहायता से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए इस उदाहरण के अंदर श्रम की 10 इकाइयों का इस्तेमाल आप करते हैं जो 0 से शुरू होती हैं और 10 तक जाती हैं। तो पहले आपके पास श्रम की 0 इकाइयां थी, आपने 1 श्रमिक लगाया, 2 श्रमिक लगाए, 3 श्रमिक लगाए, 4, 5, 6, 7, 8, और इस तरह से श्रमिकों की कुल संख्या 0 से एक एक करके बढ़ते हुए 10 हो गई। इन श्रमिकों का कुल उत्पाद भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब जब आपके पास कोई श्रमिक नहीं है तो आपका कुल उत्पादन भी कुछ नहीं होगा, इसलिए वो 0 है। मान लीजिए जब आप 1 श्रमिक लगाते हैं तो आपका कुल उत्पाद होता है 10, 2 श्रमिक मिलकर कुल उत्पाद करते हैं 22, 3 श्रमिक कुल उत्पाद करते हैं 36, 4 श्रमिक कुल उत्पाद करते हैं 44, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जब आप 10वें श्रमिक पर पहुंचते हैं तो आपका कुल उत्पाद हो जाता है 50। अब इस उदाहरण में आप किस तरह से औसत उत्पाद को ज्ञात कर सकते हैं, आपकी सहायता के लिए स्क्रीन के एक हिस्से पर एवरेज प्रोडक्ट या औसत उत्पाद को ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा सूत्र लिखा हुआ है जो कहता है टीपी को भाग कर दीजिए एल से। टीपी का तात्पर्य है आपका कुल उत्पाद और एल का तात्पर्य है आपके श्रमिकों की संख्या। तो पहली यूनिट के लिए क्योंकि कुल उत्पादन ही 0 है इसलिए औसत उत्पादन आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहली इकाई के लिए यदि आप देखेंगे कि कुल उत्पादन 10 इकाइयों का दे रखा है, अगर आप इन 10 इकाइयों को श्रमिक की इकाई से जो कि 1 है भाग करते हैं तो आपको औसत उत्पाद भी 10 प्राप्त होता है। इसी तरह से जब आप दूसरी इकाई के लिए 22 को 2 से भाग करते हैं तो आपको औसत उत्पाद 11 का प्राप्त होता है। तीसरी इकाई के लिए जब आप 36 को 3 से भाग करते हैं तो आपको औसत उत्पाद 12 का प्राप्त होता है। और इसी तरह जैसे जैसे आप कुल उत्पादन की कुल इकाइयों को श्रम की इकाइयों से भाग करते जाएंगे तो आपको हर श्रम की इकाई के लिए औसत उत्पाद प्राप्त होता जाएगा। यदि आप 10वीं इकाई का औसत उत्पाद निकालना चाहते हैं तो आप 50 को 10 से भाग कर दीजिए और आपको 5 इकाइयों का औसत उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह आप सीमांत उत्पादन की गणना कर सकते हैं। सीमांत उत्पादन की गणना करने के लिए भी आपकी सहायता के लिए साथ में एक सूत्र दे रखा है जो कि है टीपी ऑफ एल माइनस टीपी ऑफ एल माइनस 1, अर्थात कुल उत्पाद की इकाइयां घटा कर दीजिए उसमें से कुल उत्पाद की ही पहले वाली इकाइयां। इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको तीसरी इकाई का सीमांत उत्पाद ज्ञात करना है तो तरीका क्या रहेगा, तीसरी इकाई का कुल उत्पादन घटा दूसरी इकाई का कुल उत्पादन। तो जब आप 36 में से 22 को घटाते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको 14 प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि आपको 8वीं इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त करना है तो तरीका क्या रहेगा, 8वीं इकाई का कुल उत्पादन घटा 7वीं इकाई का कुल उत्पादन, जो कि इस केस में 56 और 56 है,
56 घटा 56 शून्य आपको प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि आप 10वीं इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो 10वीं इकाई का कुल उत्पादन घटा 9वीं इकाई का कुल उत्पादन, अर्थात 50 में से आप घटा कर देंगे 54 और आपको सीमांत उत्पादन जो प्राप्त होगा वो घटा 4 ऋणात्मक 4 प्राप्त होगा। तो अब हम बात करते हैं टीपी और एमपी के बीच में संबंध की। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम टीपी, एमपी और एपी को ज्ञात कर सकते हैं। एपी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, एमपी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। अब इन्हीं अवधारणाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं वक्रों की सहायता से। तो आप देख सकते हैं कि 3 वक्र आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लाल रंग का वक्र है आपके टीपी को दर्शाता है, हरे रंग का वक्र आपके एमपी को दर्शाता है। तो यदि आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा बिंदु सी पर, बिंदु सी से पहले ए से लेकर सी तक जो आपका टीपी है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। इस दौरान आपका एमपी भी बढ़ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं टीपी और एमपी के बीच संबंध की, इसीलिए एपी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ टीपी और एमपी की तरफ लगाए। तो बिंदु ए से सी के बीच में आप देख सकते हैं जहां पर टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है वहां पर एमपी भी बढ़ रहा है। बिंदु सी पर पहुंचने के बाद टीपी घटती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि टीपी घटती दर से बढ़ना शुरू कर देता है, एमपी अपने अधिकतम पर पहुंचकर गिरना शुरू कर देता है। बिंदु एफ पर टीपी अपने अधिकतम पर है और एमपी शून्य पर है, जिसके बाद टीपी गिरना शुरू कर देता है और एमपी ऋणात्मक हो जाता है। तो यह संबंध है टीपी और एमपी के बीच में। इस संबंध का इस्तेमाल हम आगे कुछ और अवधारणाओं को समझने के लिए करेंगे, लेकिन टीपी और एमपी के बीच में संबंध आपको पता होना चाहिए, जो कि अब आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एमपी और एपी के बीच में संबंध की। अब आप टीपी वक्र को नजरअंदाज कर सकते हैं और आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ केंद्रित कर सकते हैं हरे रंग के एमपी वक्र पर एवं नीले रंग के एपी वक्र पर। आप देखेंगे कि शुरुआती अवस्थाओं में एपी और एमपी दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन एमपी के बढ़ने की दर एपी के बढ़ने की दर से अधिक है। जब एमपी अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो वहां से वह गिरना शुरू कर देता है और गिरते हुए एपी को उसके अधिकतम पर काटता है, अर्थात एमपी वक्र अपने अधिकतम पर एपी वक्र से पहले पहुंच चुका है। कटान बिंदु के बाद, प्रतिच्छेद बिंदु के बाद एमपी बहुत तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन एपी उतनी तेजी से नीचे नहीं गिरता। इसके साथ ही एमपी शून्य एवं ऋणात्मक हो सकता है, किंतु जब तक आपका कुल उत्पादन, जब तक आपका टीपी शून्य नहीं है, आपका एपी शून्य नहीं हो सकता। और क्योंकि टीपी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए एपी भी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसी के साथ उत्पादन तथा लागत अध्याय के भाग 1 को हम खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।